नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम आपके लिए एक बेहद ही महत्वपूर्ण टॉपिक लाए हैं, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बेहद ही इम्पोर्टेंट है। और इसके जो प्रश्न होते हैं, जो कई एग्जामों में पूछे भी गए हैं इससे संबंधित। तो आज हम बात करेंगे सूचना प्रक्रियाकरण सिद्धांत के बारे में। सूचना प्रक्रियाकरण सिद्धांत ये एटकिंसन और सिप्रे ने दिया था। एटकिंसन और सिप्रे ने कब दिया था? 1968 में। कब दिया था? 1968 में। ये जो सिद्धांत हैं वो संज्ञानवादी सिद्धांत से संबंध रखता है। किससे संबंध रखता है? संज्ञानवादी सिद्धांत से। संज्ञानवादी सिद्धांत से संबंध रखता है ये जो सिद्धांत हैं सूचनाओं को स्मृति में प्रवेश करने, क्या करने, जो सूचनाएं हैं उनको क्या करते हैं? स्मृति में प्रवेश करने, स्मृति में प्रवेश करने, एनकोडिंग करने, एनकोडिंग करने और भंडारण करने, भंडारण करने और इन सूचनाओं को वापस, जो सूचनाएं ये सारी, इन्हें पुनः प्राप्ति, इन सूचनाओं को पुनः प्राप्ति करने में पुनः प्राप्ति की व्याख्या करता है। ठीक है, ये क्या करता है? ये सूचनाओं को स्मृति में प्रवेश कराने, एनकोडिंग करने, भंडारण करने और उन सूचनाओं को वापस पुनः प्राप्ति करने की क्या करता है? व्याख्या करता है। आगे हम बात करते हैं इस सिद्धांत के अनुसार स्मृति के 3 प्रकार बताए गए हैं। कितने बताए प्रकार स्मृति के? स्मृति के 3 प्रकार बताए। कितने? 3 प्रकार। कौन कौन से प्रकार हैं उनकी हम चर्चा करेंगे। पहला नंबर का प्रकार बताया है संवेदी स्मृति। कौन सा? संवेदी स्मृति, जिसे हम बोलते हैं एसएम। क्या बोलते हैं? एसएम। ठीक है, अंग्रेजी में एसएम बोलते हैं। दूसरे नंबर की जो स्मृति है हमारी वह है लघुकालिक स्मृति। कौन सी? लघुकालिक स्मृति। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम? एसटीएम, शॉर्ट टर्म लिख रहे हैं हम इसकी अभी यहाँ पे। तीसरे नंबर की जो स्मृति है हमारी इसमें दीर्घकालिक स्मृति। कौन सी? दीर्घकालिक स्मृति। इसे हम अंग्रेजी में बोलेंगे शॉर्ट में एलटीएम। ठीक है, अब एसएम क्यों बोला इसको हमने? एसएम इसलिए बोला, इसका संवेदी को क्या बोलते हैं? सेंसरी मेमोरी। ठीक है, ये होता है हमारी सेंसरी मेमोरी। और एसटीएम मतलब होता है हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी, लघुकालिक स्मृति, शॉर्ट टर्म मेमोरी। और ये हमारी एलटीएम मतलब दीर्घकालिक स्मृति, एलटीएम मतलब लॉन्ग टर्म मेमोरी। ठीक है, तो ये जो हमारी संवेदी स्मृति हैं, ये हमारी जो संवेदी स्मृति हैं इसमें जो सूचनाएं होती हैं 1 से 2 सेकंड के लिए रुकती हैं। सूचनाएं कितनी देर के तक रुकती है इनमें? 1 से 2 सेकंड के लिए। कितने सेकंड के लिए? 1 से 2 सेकंड के लिए। ठीक है, 1 से 2 सेकंड के लिए रुकती हैं। और इसके 2 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं इसके? 2 प्रकार। पहले नंबर का प्रकार कौन सा है इसका? प्रतिमात्मक। कौन सा? प्रतिमात्मक। और दूसरे नंबर का कौन सा इसमें? प्रतिध्वन्यात्मक। प्रतिध्वन्यात्मक। ठीक है, प्रतिध्वन्यात्मक। पहला तो है प्रतिमात्मक और दूसरा कौन सा है? प्रतिध्वन्यात्मक। ठीक है, अब इसका तो आपको नाम ध्यान रखना है कि जैसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि संवेदी स्मृति के प्रकार कौन सा है, तो आपको सीधा से ध्यान रखना है इसमें प्रतिमात्मक और प्रतिध्वन्यात्मक। ठीक है, ऐसे हमारी अगली स्मृति आती है लघुकालिक स्मृति। लघुकालिक स्मृति किसे कहते हैं? ठीक है, यह एक कार्यकारी और प्राथमिक स्मृति कहते हैं इसे। ठीक है, इसमें जो ज़्यादातर दैनिक जीवन के क्रियाकलाप होते हैं वो इसी स्मृति के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, इसी के कौन सी स्मृति कहते हैं? कार्यकारी या प्राथमिक, कार्यकारी या प्राथमिक स्मृति। ठीक है, और इसमें जो सूचनाओं को ठहरने की जो समय होता है वो 20 से 30 सेकंड होता है। कितना? 20 से 30 सेकंड। ठीक है, 20 से 30 सेकंड तक इसमें सूचनाएं रुकी रहती हैं। अगली जो स्मृति है हमारी दीर्घकालीन स्मृति। कौन सी? दीर्घकालीन स्मृति। इस प्रकार की स्मृति को हम स्थायी स्मृति या गौण स्मृति भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्थायी या गौण स्मृति। क्या?
गौण स्मृति, ठीक है। और यह हमारी स्थायी स्मृति होती है जो लंबे समय तक हमारे स्मृति में बनी रहती है। तो इसके भी दो प्रकार बताए गए हैं। पहले नंबर का प्रकार बताइए इसमें अर्थगत स्मृति, और दूसरे नंबर की जो बताई गई है वो है प्रासंगिक। क्या? प्रासंगिक, ठीक है। अर्थगत और प्रासंगिक, इसमें भी नाम ध्यान रखना है आपको। दीर्घकालीन स्मृति के दो प्रकार, पहला प्रकार कौन सा है? अर्थगत स्मृति। दूसरा कौन सा है? प्रासंगिक स्मृति, ठीक है। आगे हम इस सिद्धांत में बात करते हैं कि जो सूचनाओं का संप्रेषण होता है वो त्रिमार्गीय प्रक्रिया के द्वारा होता है। कैसे होता है? सूचना का जो संप्रेषण होता है कैसे होता है? त्रिमार्गीय प्रक्रिया के द्वारा। सूचनाओं का संप्रेषण कैसे होता है? त्रिमार्गीय प्रक्रिया के द्वारा। ठीक है, त्रिमार्गीय प्रक्रिया द्वारा सूचनाओं का क्या होता है? संप्रेषण होता है। तो त्रिमार्गीय प्रक्रिया कौन कौन सी हो? तो इसमें पहला है अध्यापक से छात्र, फिर अपना दूसरे नंबर का है इसमें छात्र से अध्यापक, और तीसरे नंबर का जो होता है वह पुनः अध्यापक से पुनः छात्र, ठीक है। तो पहले नंबर का है हमारा अध्यापक से छात्र, और दूसरे नंबर का है छात्र से अध्यापक, और वापस तीसरे नंबर का कौन सा है? पुनः अध्यापक से पुनः छात्र। तो इसमें हम समझते हैं कि जैसे हमारे विद्यालय में शिक्षक बच्चों के साथ जो संवाद स्थापित करता है या किसी विषय वस्तु को समझाता है, तो सर्वप्रथम जो इंटरेक्ट होते हैं बच्चे, वो सीधा अध्यापक से छात्र होते हैं, मतलब सीधा बातचीत करता है अध्यापक छात्रों से कक्षा के अंतर्गत। फिर जो भी बच्चों को समझ में नहीं आया किसी प्रकरण के बारे में, तो वापस बच्चे क्या करेंगे? छात्र क्या करेंगे? अध्यापक से उस प्रकरण के बारे में प्रश्न पूछेंगे। जो प्रश्न पूछेंगे, तो प्रश्न पूछने के बाद जो अध्यापक वापस उस प्रश्नों का स्पष्टीकरण देगा, उन प्रश्नों को वापस स्पष्टीकरण देगा, तो क्या करेगा? अध्यापक वापस छात्रों को एक बार फिर समझाएगा, उनका स्पष्टीकरण देगा। तो ठीक है, त्रिमार्गीय प्रक्रिया इस प्रकार संपन्न होती है। इसमें पहले क्या होता है? अध्यापक से छात्र होता है, फिर छात्र से अध्यापक होता है, और वापस अध्यापक से पुनः छात्र, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा और आप इसको समझे होंगे अच्छी तरह से। धन्यवाद।